क्या उम्मीद की जा सकती? कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब हूटिंग कर रहे हैं बैठ के फालतू में। एक अभी आए थे बाहर जनाब, गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे? आ गए, अचार डाल लो हमारा। अरे नॉनसेंस, तमीज होती कोई? नॉनसेंस मतलब कैसे बात करते हो यार, हद हो गई एकदम। अरे आगे वाले पीछे वाले इसी में से तो है कोई। अभी खड़ा करते हैं, कहो तो। नहीं, क्या तुम लोग कौन से शरीफ हो? शूटिंग तो तुम लोग भी कर रहे थे ना। क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, इसमें आगे क्वेश्चंस ही करने हैं अभी पहले तो। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। If maximum and minimum equivalent capacitance is obtained by two different capacitors is 9 microfarad and 2 microfarad respectively, then find out capacitance of each capacitor. क्या कहा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम के लिए आप उसको जोड़ेंगे पैरेलल में और मिनिमम के लिए सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ऐसे हम यहां पर एक लाइन लिख ही देते हैं। फॉर मैक्सिमम कैपेसिटेंस पैरेलल, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, आप समझ जाएंगे ना। और फॉर मिनिमम कैपेसिटेंस सीरीज। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C मैक्स, और ये आपको दिया क्या गया है 9 माइक्रोफैरेड, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन हो गई, नीचे लिख देते हैं। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 9 फर्स्ट, और दूसरा है C1 C2 सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम लोग देखेंगे तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दैट इज C मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू आपको दी गई है 2। तो यहां पर हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये दो इक्वेशंस यहां पर हो गई। अब आपको इन्हीं को लेकर बताना है यहां पर कि क्या होगा। तो इसमें दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तो हम यहाँ पर जस्ट हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उससे हमें तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होगा। और दूसरा, इससे जैसे कैलकुलेशन होता है एल्जेब्रिक, जैसे दो इक्वेशंस आपको मिल गई तो दो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, उनको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। ऐसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो पहला मेथड है वो हिट एंड ट्रायल का ही रहेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड देखें, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हिट एंड ट्रायल बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर C1 प्लस C2 9 है, तो पहले का भी सम 9 है, दूसरे का भी सम 9 है, और तीसरे का भी है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाले से हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन दूसरा वाला देखते हैं, तो दूसरे वाले से अगर आप देखें तो C1 प्लस C2 अगर आप 9 रखोगे, ठीक है, यहां पर, तो एक तरह से C1 C2 की वैल्यू C1 C2 divided by 9 is equal to 2, it implies that C1 C2 is equal to 18, ठीक है। अब आप देख लो किसका मल्टीप्लिकेशन 18 है, बस वही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ओनली ऑप्शन थर्ड विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, या तो यहां से सेकंड इक्वेशन काट के आप यहीं सीधे रख दो, ठीक है। ओनली ऑप्शन थर्ड या 3 will satisfy both equations 1 and 2, so it will be correct, ठीक है। ऑप्शन थर्ड विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस 1 and 2, so it will be correct। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो जैसे हमारे सामने आ गया क्वेश्चन, तो हम यही अप्लाई कर लें सीधे,
ये ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सॉल्व करके देखें कि कैसे आएगा, तो आप अलजेब्रिक इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। ऐसे दो तरीके रहते हैं उसमें भी कि C1 C2 जैसे है, तो यहां से आप C2 की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो और देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ऐसे वेक्टर में आया था ना क्वेश्चन, वहां पर किया था हम लोगों ने। या फिर एक दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड जो है वो क्या है कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ C1 प्लस C2 है, तो हमें पता है कि एक दूसरी इक्वेशन पता चल जाए C1 माइनस C2, तो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे C1 माइनस C2। ये तो अब अलजेब्रिक इक्वेशन है ना, डायरेक्ट ऐसा कोई मिलता थोड़ा, ये तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 टू द होल स्क्वायर एंड माइनस 4 C1 C2। अलजेब्रा में आपको ये इक्वेशंस बताई गई थी, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, C1 माइनस C2 टू द होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा यहां पर 72, कितना आ जाएगा 9। तो C1 माइनस C2 की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये इक्वेशन हो गई, और इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। और फिर यहाँ पर C1 प्लस C2, ये क्या है यहाँ पर 9, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हुआ, 2C1 इज इक्वल टू 12। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6, और बाई 1 C2 इज इक्वल टू माइनस C1, 9 माइनस 6 दैट इज 3। वही आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है, 6 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 6 किलोवोल्ट एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 4 किलोवोल्ट। मतलब एक बियर कर सकता है 6 और दूसरा बियर कर सकता है 4 किलोवोल्ट। If the series combination of these two capacitors will withstand a maximum voltage of, लेकिन अगर उन्हें हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो मैक्सिमम वो कितना वोल्टेज बियर कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे। जैसे एक कैपेसिटर यहां पर हो गया C1, ठीक है, और इसमें C1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है 1 माइक्रोफैरेड, और ये वोल्टेज कितना बियर कर सकता है 6 किलो वोल्ट, ठीक है। और दूसरा यहां पर जो कैपेसिटर है वो यहां पर क्या है C2, और C2 की वैल्यू है इतनी 2 माइक्रोफैरेड, और ये बियर कर सकता है V2 इज इक्वल टू 4 किलो वोल्ट, ठीक है। बस इतना ही आपको दिया गया है और कहा गया है सीरीज कॉम्बिनेशन कितना वोल्टेज बियर कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें यहां पर चार्ज, किसमें कितना चार्ज ये इसमें स्टोर हो सकता है। Q1 इज इक्वल टू C1 V1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और माइक्रो किलो तो दोनों नहीं लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। किलो को 10 टू द पावर 3 लिख दिया और बाकी माइक्रो को 10 माइक्रो ही लिखा रहने दिया, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम Q2 देखें तो वो हो जाएगा C2V2, तो अगेन इसे भी वैसे ही लिखेंगे, किलो को हम 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब यहां पर सोचो कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट कर दें, ठीक है। अभी जो उधर बनाने जा रहे हैं वो बाद का स्टेप है, समझने के लिए है, पहले हम इधर दिखाई देते हैं कि जैसे यहां पर अगर हम देखें इन्हें सीरीज में जोड़कर,
तो C1 और C2। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां पर अगर हम चार्ज फ्लो कराएंगे जो भी, तो वो दोनों में सेम होगा, होगा कि नहीं? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो भी चार्ज है वो दोनों में सेम जाएगा। अब आप सोचो यहां पर कि अगर हम 8 इंटू 10⁻³ माइक्रोकुलाम चार्ज फ्लो करा दें यहां पर, मतलब ये सेकंड वाला, ठीक है। जैसे आप सोचो कि यहां पर आप Q2 चार्ज फ्लो करा दो, तो अगर ये चार्ज आपने यहां पर फ्लो करा दिया तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि इस पर मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, क्योंकि अगर चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना। तो अगर 6 इंटू 10⁻³ से आपने ज्यादा चार्ज कर दिया, तो अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी तो चेंज होती नहीं, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो अगर चार्ज ज्यादा हो गया तो इसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, और ये कितना बियर कर सकता है, सिर्फ 6 किलो वोल्ट। तो अगर हम इसे 6 किलो वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो ये बेकार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे किसी की रेटिंग है, कोई बल्ब है, उस पर लिखा है 220 वोल्ट, तो अगर आप 220 की बजाय 320 उस पर अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा तुरंत। तो वैसे यहां पर है कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस के ऊपर लिखा गया है ये कि इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट ये बियर कर सकता है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा वोल्टेज हम इसको नहीं दे सकते। विद स्टैंड मतलब जितना वो मैक्सिमम उसकी कैपेबिलिटी है, तो जितना वो बियर कर सकता है, तो ये यहां पर जो भी है इससे ज्यादा वोल्टेज ये बेयर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमने Q2 चार्ज दिया तो C1 डैमेज हो जाएगा, C2 बच जाएगा। लेकिन उससे फिर बेनिफिट क्या है, यही तो उसने कहा कि मैक्सिमम कितना हम वोल्टेज यहां दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर Q1 फ्लो करा दें तो मुझे लगता है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो है 6 इंटू 10⁻³, तो अगर यहां पर देखें तो इसे भी प्रॉब्लम नहीं, और ये तो 8 बियर कर लेगा। तो अगर ये 8 इंटू 10⁻³ वेयर कर सकता है तो इसे 6 अगर देंगे तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप मैक्सिमम कितना चार्ज फ्लो करा सकते हैं, Q1। ये बात समझ में आ गई ना, कि दोनों पर चार्ज सेम होगा तो हमें देखना है कि हम कितना चार्ज फ्लो करा सकते हैं। तो हम ये नहीं फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो कराने से C1 को प्रॉब्लम हो जाएगी और डैमेज हो जाएगा, और लेकिन अगर ये फ्लो कराएंगे तो कोई भी डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे Q1 Q2 therefore maximum allowable charge in series combination is Q1 is equal to 6 into 10⁻³ माइक्रोकूलम। अब आप देखो, अगर हमने इसको इतना चार्ज दे दिया, ठीक है, तो इसका वोल्टेज तो बदलेगा नहीं, क्योंकि जब चार्ज वही है, कैपेसिटी वही है, तो वोल्टेज भी तो वही रहेगा। इसका मतलब यहां का जो वोल्टेज है वो तो V1 ही रहेगा, और V1 कितना है, 6 किलो वोल्ट, तो इसे तो उतना ही मिल गया। लेकिन ये जो यहां पर V2 है ये चेंज हो जाएगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने चार्ज बदल दिया ना। अगर इसको हम चार्ज कम देंगे तो इसका वोल्टेज भी तो कम हो जाएगा, देखो चेक करके यहां पर। तो V2 डैश अगर हम निकालेंगे तो V2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, तो हम लिखेंगे Q1 डिवाइडेड बाई C2। तो Q1 कितना है, 6 इंटू 10⁻³ माइक्रोकूलम, और जो C2 की वैल्यू है वो क्या है, 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ माइक्रो, नहीं ये वोल्ट आ जाएगा सीधे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 किलो वोल्ट, ठीक है। पहले देखो कितना बेयर कर रहा था, मतलब ये बेयर कितना कर सकता है, 4, लेकिन अब इस पर चूंकि हमने चार्ज कम कर दिया इसलिए इसका वोल्टेज भी देखो कम हो गया, 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां पर अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आप यहां पर V अप्लाई करेंगे तो कितना V अप्लाई करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड वोल्टेज लिख देते हैं सीधे, रिक्वायर्ड वोल्टेज जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डैश। तो V1 कितना है, 6, और ये कितना है, 3, दैट इज 9 किलो वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर? तो इस क्वेश्चन में बस आपको इतना याद रखना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो कम चार्ज यहां पर मतलब जिसपे कम चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं तो उतना ही चार्ज आप फ्लो करा सकते हैं, मतलब कम वाले चार्ज को आपको फ्लो कराना है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा वाले को फ्लो करा दिया तो जो कम चार्ज स्टोर कर सकता है वो वाला डैमेज हो जाएगा। तो बस इतना ही दिमाग में रखो, वरना ये क्वेश्चन भूल जाता है बाद में कि इसमें हमें बताया क्या गया था कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में उतर जाता है कि यार Q1 भी दिया गया, Q2 भी दिया गया, V1 V2 C1 C2 सब तो दिया गया, तो हम निकालने क्या यहाँ पर, ये दिमाग में आने लगता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट इतना दिमाग में रखना है कि जिसका चार्ज मतलब जिस पर कम चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हम उतने ही चार्ज को बस फ्लो कराएंगे। बस इतना पॉइंट दिमाग में रहेगा, आप ये क्वेश्चन भूलोगे नहीं, कर डालोगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इसे जोड़े तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं पैरेलल में? पैरेलल में क्या सोचना, पैरेलल में दोनों पर वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना। तो अगर आपने पैरेलल में 6 लगा दिया तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये कितना बेयर कर सकता है, सिर्फ 4 किलो वोल्ट बेयर कर सकता है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी लेकिन इसकी बेयरिंग पावर कम है वोल्टेज की, ठीक है। तो कैपेसिटी ज्यादा थी इसलिए चार्ज इसने ज्यादा स्टोर कर लिया, लेकिन ये मैक्सिमम बेयर कितना कर सकता है, सिर्फ 4 किलो वोल्ट। तो अगर हम दोनों की बात करें तो पैरेलल में अगर लगाओगे तो अगर आप पैरेलल में दोनों में वोल्टेज सेम हो जाएगा, तो अगर आपने 6 लगा दिया तो इसे तो प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन ये डैमेज हो जाएगा। तो पैरेलल में कितना लगा सकते हैं, 4 किलो वोल्ट। तो पैरेलल में तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, जैसे अगर आप लिखना चाहें तो नोट करके ऐसे लिख सकते हैं कि पैरेलल की कंडीशन में अगर आप यहां पर देखेंगे C1 और C2, C1 एंड C2, ठीक है। तो यहां पर जो वोल्टेज जैसे आपसे तो पैरेलल में जो V हो जाता वो कितना है, 4 किलो वोल्ट, ये आंसर होता है। तो पैरेलल में कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। अगर बाई चांस वोल्टेज ना दिया जाए, ठीक है, तो आप जैसे मान लो इसमें वोल्टेज दिया गया लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना दिया जाता, वो कह सकता था ऐसे उल्टा कि इस पर हम इतना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इस पर इतना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो वहां से हम V निकाल सकते हैं, ठीक है, कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहना है, तो आप ये देख लो जिसका वोल्टेज कम है वही मेन वोल्टेज हो जाएगा, उससे ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज के केस में कम चार्ज और पैरेलल के केस में कम वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 13 नंबर। 5 identical capacitors connected in series have an equivalent capacitance of 4 microfarad. If all of them are connected in parallel across a 400 volt source, the total energy stored in them is. तो जैसे इसमें कहा गया है 5 identical capacitors मतलब सबकी कैपेसिटी सेम है, have an equivalent capacitance, सीरीज में जब जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन सीरीज, सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था, C बाई एन, जैसे आइडेंटिकल की कंडीशन बताई गई थी ना, C बाई एन, और पैरेलल में N टाइम C। तो इन सीरीज C बाई एन हो जाएगा। तो C बाई एन यानी कि C बाई क्या है, यहां पर कितने हैं, 5 है ना, 5। तो C बाई 5 इज इक्वल टू कितना दिया गया, इक्विवेलेंट 4 माइक्रो फैरेड, ठीक है। समझ गए ना, जो आपको वहां पर बताया गया था कि सीरीज में C बाई एन हो जाएगा और पैरेलल में N टाइम C हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर अगर आप देखें तो एक कैपेसिटर की वैल्यू हो गई कितनी, 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब इन पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N टाइम C, दैट इज 5C, दैट इज 5 इंटू 20 मतलब 100 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो 100 माइक्रोफैरेड हो गया। अब उसको कनेक्ट कितना किसके अक्रॉस किया गया, 400 वोल्ट के अक्रॉस। तो आपको बस एनर्जी स्टोर्ड बतानी, हाफ CV स्क्वायर, बस उसी सॉल्व क्या आ जाएगा, नहीं सिर्फ 8 जूल आएगा, 8 जूल आएगा इसमें। 100 माइक्रोफैरेड आ गया। अब आप यहां पर अप्लाई करें U इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ C इक्विवेलेंट कितना है, 100 10 टू द पावर -6 और V स्क्वायर 100 है, 100 दिया गया नहीं 400 वोल्ट, तो 400 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो यहां से अगर आप देखें तो ये
ये भी तो 10⁴ ही है माइनस में, और ये 10⁴ है प्लस में, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी सारी पावर। तो कितना आ जाएगा, 16/2 बचेगा, दैट इज 8। A battery is used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates become equal to the electromotive force of the battery। मतलब वही जो बैटरी का वोल्टेज होता है उसके बराबर। बाकी एक्चुअल में ईएमएफ क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे, सेल जब पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे भी आप समझ लो कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उसी की बात की जा रही है। द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द वर्क डन बाय द बैटरी विल बी, क्या होगा? तो इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि 50% लॉस होता है, ठीक है, और 50% स्टोर हो जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा, जैसे जो वर्क है, वर्क डन बाई बैटरी, तो वो क्या हो जाएगा, W, ठीक है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड, वो U इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ उसका W/2 लिख दिया वहां पे, नोट में लिखा था। तो आपसे उसने यही पूछा है कि द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड मतलब U डिवाइडेड बाई W, तो क्या हो जाएगा, W/2 डिवाइडेड बाई W, दैट इज 1/2 4/1000। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये नीट में पूछा गया था 2016 में ये वाला क्वेश्चन, और इसी तरह का पहले एक और क्वेश्चन था, वो क्लास में कराया भी था, वो आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे। बस उसमें इसमें अंतर क्या था, जो हमने क्लास में कराया था उसमें 3 पार्ट थे और इसमें 4 थे, तो बाद में मैंने वो क्वेश्चन रिप्लेस कर दिया था यहाँ पर कि चलो ये करा देते हैं, क्योंकि इसमें और भी ज्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन था, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम था, ठीक है। तो उसमें जैसे इसमें 4 पार्ट आपको दिख रहा है ना, K1, K2, K3 एंड K4, तो ऐसे आईआईटी में पूछा गया तो उसमें 3 पार्ट सिर्फ थे। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके 2 तरीके हैं, एक मेथड तो अभी हम बाद में बता देंगे, वो मेथड नहीं कहते हैं उसको, ठीक है, जो बाद में बताएंगे वो ट्रिक होती है बस, ठीक है। वो ट्रिक ऐसी है कि आपको इसमें कुछ कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग अभी बाद में सीख लेंगे, लेकिन हमें मेथड तो आना चाहिए एक्चुअल में कि कैसे से हम सॉल्व करते हैं। तो मेथड थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इसका, लेकिन समझना जरूरी है यहाँ पर। जैसे आप देखें यहाँ पे जो आपको दिया गया है केस, वो ये दिया गया है, ठीक है। इसमें 2 डायग्राम बनाएंगे, एक इधर और एक इसी के नीचे। तो एक तो ये एक्चुअल जो बना हुआ और एक हम सिंबल फॉर्म में बनाएंगे। तो ये बिल्कुल बीच में ऐसे दिखाया गया है, क्योंकि ये आपको दिखाया गया है D/2। आप देखो कैपेसिटर लोग दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, जो कैपेसिटर्स हैं वो अभी तक हम लोग ऐसे दिखा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर को ऐसे दिखाया गया है, ऐसे, ठीक है। मतलब ऊपर प्लेट है, नीचे प्लेट है, ठीक है। तो ये तभी तो ये डी है ना, डी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ये जो डिस्टेंस है वो डी के बराबर है। फिर यहां पर इसके 3 पार्ट किए गए, ये है K1, ये है K2 और ये है K3 और ये है K4, ठीक है। ये जो एरिया है वो भी बराबर है, A/3, A/3 एंड A/3, और ये पूरा एरिया हो गया, ठीक है। क्लियर ना, इतना आपको दिया गया। और आपसे क्या क्या कहा गया है, देन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, मतलब जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं, a parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constants K1, K2, K3 and K4 as shown in figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitor, then its dielectric constant K is given by। तो अगर यहां पर ये सभी डाइलेक्ट्रिक हटाकर, जैसे जितने भी हैं सबको हटा के अगर आपको एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर फिल करना हो, तो
क्या यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी ये हमें बताना है, जबकि कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो है वही रहना चाहिए। तो इसका मेथड क्या है कि जैसे ये कॉम्बिनेशन जो है, इस कॉम्बिनेशन को आपको समझना, तो वो बहुत ही आसान होता है। आप ऐसे सोचो, नीचे जो हम बनाएंगे वो सिंबल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। अब ऐसे आप सोचो यहाँ पर जहां जहां से सेक्शंस कटे हुए हैं, मतलब कटे क्या मतलब दूसरा कोई चीज आ गई, ठीक है, वहीं वहीं से इसको काट दो आप, ठीक है। जैसे यहां से कटा हुआ है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट, ये अलग है, ये अलग तरह का है ना, तो वहीं वहीं से इसको कट कर दो। तो जैसे हमने यहाँ पर एक कट कर दिया इस तरह से, फिर यहाँ पर एक कट कर दिया, और फिर यहाँ पर एक कट कर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो भी है, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो d/2 हो जाएगी, ये d/2 सभी के लिए ही रहेगा। और जो भी यहाँ पर प्लेट एरिया है वो a/3 है, a/3, और डाइलेक्ट्रिक कितना है K1, इसमें क्या है K2 और इसमें क्या है K3, ठीक है। लेकिन हमने ऐसे अलग तो किया, लेकिन अलग किया है हमने सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में तो तीनों जुड़े हैं ना, तो आपको इसको जोड़ना है बस, लेकिन बाहर बाहर ऐसे हमने जोड़ भी दिया। देखो तीनों प्लेट आपस में जुड़ी थी, तो उनको सेपरेट कर देना है, और लेकिन अलग से आपको जोड़ देना है यहाँ पर। अगेन इसमें भी वही रहेगा a/3, और ये क्या है d/, इसमें भी वही रहेगा d/2 और a/3, ठीक है। नीचे से भी आपस में सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरा एक ही डाइलेक्ट्रिक है ना, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इस डाइलेक्ट्रिक ने इसको भी जोड़ रखा है, इसको भी जोड़ रखा है, इसको भी जोड़ रखा है, तो हम नीचे से भी तीनों को कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक। तो एक तरह से तीन कैपेसिटर्स आपको दिख रहे हैं, और वो तीनों कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में है ना, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था पैरेलल की पहचान में क्या रहता है कि सभी की एक एक प्लेट आपस में कनेक्ट है, दूसरी प्लेट आपस में कनेक्ट है, तो यहां वही तो है। अगर आप देखो तो सभी की ऊपर वाली प्लेट आपस में कनेक्ट है, नीचे वाली प्लेट आपस में कनेक्ट है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। और ये जो K4 है, इसे हम नीचे दिखा देंगे यहां पर, ऐसे हो गया, ये हो गया K4, ठीक है। इसका सेपरेशन तो d/2 ही है, d/2, लेकिन इसका जो प्लेट एरिया है वो क्या है, a के बराबर, ठीक है। ये कंडीशन यहां पर आपको दी गई है। अब इन सभी का हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट में ये तीनों हो गए पैरेलल में, और ये हो गया उसके साथ सीरीज में, क्योंकि ये तीनों हटाएंगे एक लगेगा, तो वो और ये फिर इस तरह से हो जाएंगे ना ऐसे, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा जाकर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो सबकी कैपेसिटी आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर, जैसे K1 है तो उसको C1 C2 C3 ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो C1 की वैल्यू लिखते हैं, तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट K, तो एप्सिलॉन नॉट K1, और A की जगह पर a/3, एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, और D की जगह पर d/2। तो हमने यहां पर लिखा 2/3, 2 ऊपर गया 3 नीचे आ गया, 2/3 एप्सिलॉन नॉट a/d और K1, ठीक है। अब ये हमें बार बार ना लिखना पड़े, तो हमें पता है कि सब में ये एप्सिलॉन नॉट a/d आने वाला है, तो सब में आएगा ना, सब में a है सिंबल और d है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू 2/3 x K1, ठीक है। अब ये x क्या है, ये हमने मान लिया, ठीक है, ऐसे ही कि हमें बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। तो वेयर x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d, ठीक है। बाद में हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, और फिर जहां पर x आएगा वहां पर यही चीज रख देंगे। तो ये हमें तीन सिंबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे बार बार, हमें सिर्फ x लिखना पड़ेगा उसकी जगह पर, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे हमने C1 सॉल्व किया, बिल्कुल सिमिलर C2 होगा और C3, तो हम यहां लिख सकते हैं सिमिलरली C2 is equal to 2/3 x K2 and C3 is equal to 2/3 x K3। C1 C2 C3 तीनों लिख दिए। अब क्या आता है C4, तो हम लिखेंगे C4 is equal to, C4 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K4 और A, क्योंकि इसका एरिया A के बराबर है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d/2। प्लेट सेपरेशन क्या है, d/2, वही फॉर्मूला लगना है एप्सिलॉन नॉट K/d। तो जिसका जो एरिया और डिस्टेंस है वही रख देना है आपको। तो यहां से देखें तो क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d K4, तो यह आ जाएगा 2x K4, ठीक है, ये आ गया यहां पर।
अब आप ये जितने भी हैं इनको सॉल्व करना है, तो हमें यहां पर क्या पता चला, नाउ C1, C2 and C3 are in parallel. So C, इसको हम C डैश मान लेते हैं, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट। तो C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू, सभी में क्या है, 2/3, 2/3 x, क्या रहेगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, ये हो गया। अब हमें सॉल्व करना है यहां पर C4 इसके साथ में, ठीक है। तो C4 जो है वो इसके साथ कैसे है, सीरीज में है। तो हम लोग अब यहां पर लिखेंगे, नाउ C डैश एंड C4 आर इन सीरीज। So 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C डैश एंड प्लस 1/C4, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर C डैश की वैल्यू रखना है, तो 1/C डैश कितना है, 2/3x K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस 1/C4 कितना है, 2x K4, ठीक है, 2x K4। अब हमें आगे क्या करना है, हमें जो C इक्विवेलेंट है, तो उसने क्या कहा कि यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक रखना है। तो अगर पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एरिया हो गया, ये डिस्टेंस हो गई और ये डाइलेक्ट्रिक हो गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, यही तो फॉर्मूला होगा। तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। तो यहां रखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट के बाई डी और यहां से x कॉमन लेकर उसकी वैल्यू रख देंगे और फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब साथ में आप नोट कर सकते हैं। 2/k, 3 divided by K1 plus K2 plus K3 and plus 1/K4, थर्ड ऑप्शन करेक्ट।
नोट कर लिया ना सभी ने? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसका मेथड यही है कि आपको कहीं पर भी ऐसा कॉम्बिनेशन दिया गया है तो आप यहाँ पर जस्ट अगर इसको पूरे प्रोसीजर से करना चाहते हैं तो प्रोसीजर इसका यही है कि जहां जहां से बाउंड्री बनी है वहीं वहीं से इसको अलग कर लो, बस यही तरीका। आप देखो इतना पार्ट ही तो हमने यहाँ रखा उठाकर, ये वाला पार्ट हमने यहाँ रख दिया, ये वाला पार्ट यहाँ पर, और जैसे जैसे जुड़ा था वैसे हमने जोड़ दिया उसको बाहर से, और फिर ये पूरा पार्ट इसको नीचे खींच दिया, और ये पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट था, और ये भी यहाँ पर जैसे जुड़ा था वैसे ही जोड़ा गया है। ठीक है, ये आप देखो कि K4 की ऊपर की जो प्लेट है उसको एज अ प्लेट इमेजिन करेंगे हम लोग, है वो डाइलेक्ट्रिक, एज अ प्लेट इमेजिन करेंगे, और वो प्लेट K1 K2 और K3 तीनों से जुड़ी है, तो ये प्लेट तीनों से यहां पर जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये यहां पर ये हो गया नीचे वाली प्लेट। ठीक, और फिर ये तीनों सीरीज में, और ये तीनों पैरेलल में, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में था। तो हमने सबसे पहले K1 K2 K3 निकाला, वही फॉर्मूला अप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट K बाई डी, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हमने x की वैल्यू मान ली थी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो जहां जहां एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था वहां पर हमने x रख दिया, और फिर C1 C2 C3 C4 सारी चीजें हम लोगों ने देखी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ये तीन पैरेलल में थे तो इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया, सीरीज के साथ था तो 1/c 1/c1 1/c2 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। देन यहां पर आप देखो क्या किया मैंने, x इसमें 2x कॉमन निकाल के लिया, और फिर x की जगह एप्सिलॉन नॉट A बाई डी वो कैंसिल किया, ये 2 इधर ट्रांसफर कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो इसका है प्रोसीजर। अब इसकी ट्रिक क्या है वो देखो। ट्रिक ये है कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें वो ये पूछता है कि आप यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और आपको इन्हीं ऑप्शंस में से बताना है कि क्या हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ऑप्शंस में सभी K1 K2 K3 K4 को बराबर रखना है। ठीक है, मतलब सारी वैल्यूज को K रख देना है। ठीक है, आप लिखो, अभी समझ में आ जाएगा, ट्रिक करके लिख देंगे, मेथड तो नहीं कहेंगे उसको ना। ट्रिक में लिखेंगे पुट K1 is equal to K2 is equal to K3 is equal to K4 is equal to K। अब जैसे हैं थोड़े वो बराबर, खाली रखे तो जा रहा है कि सबको हम इक्वल मान के उसको K रख रहे हैं, लिखेंगे पुट K1 K2 K3 K4 is equal to K in given options, in given options, and check the result, and check the result। फिर नीचे लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन से, फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इंप्लाइज दैट आंसर। जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब आप चाहे चेक कर लो, जैसे आप पहले वाले में रखेंगे सबको K, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी? सवाल ही नहीं उठता, देख के पता चल रहा है। दूसरे वाले में भी नहीं इक्वल होगा, वो भी चेक कर सकते हैं आप। तीसरे वाले में रखेंगे तो थर्ड वाले में, अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन में रखो तो 2 डिवाइडेड बाई K, ये यहां पर हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर 2 बाई K, और जो राइट हैंड साइड है उसमें अगर आप रखें तो 3 डिवाइडेड बाई K प्लस K एंड प्लस 1/K। सॉल्व करो इसे, ये 3/3K, 3 और 3 कैंसिल, तो ये 1/K एंड प्लस 1/K दैट इज इक्वल टू 2/K। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो यही आंसर होगा। चौथे वाले में फिर रखेंगे फिर नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो सिर्फ जो करेक्ट आंसर होगा उसी में आपको लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर। कुछ लोग सोच रहे होंगे फालतू में लिख लिए वो वाला, पहले वाला, सही बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A series combination of N1 capacitors each of value C1 is charged by a source of potential difference 4V
When another parallel combination of N2 capacitors, each of value C2 is charged by a source of potential difference V, it has the same total energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is then. ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने पहले बता दिया करना क्या है आपको, क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। मतलब दोनों जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड है उसी को बराबर ही तो करना है, उसने कहा ना इक्वल अमाउंट एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16, सीरीज में क्या दिया गया है, C1 एंड N1 एंड C1 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सीरीज की कंडीशन में U1 जो हो जाएगा वो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर होता है, तो V कितना दिया गया 4V, डायरेक्ट ही रख देते हैं वरना बार बार सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। और C इक्विवेलेंट देखो N1 कैपेसिटर C1 वैल्यू के हैं और सीरीज में जुड़े, तो सीरीज में क्या होता है C1 अपान N1, C बाई N हो जाता है ना, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हाफ C1 डिवाइडेड बाई N1 एंड 16V स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी छोड़ देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे एक साथ। और इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल की कंडीशन में U2 इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट और वोल्टेज कितना उसमें V ही दिया गया है ना, तो V स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हाफ और उसमें N2 कैपेसिटर्स हैं C2 वैल्यू के। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है N2 C2, N टाइम C होता है ना NC, तो यहां पर हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा V स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। U2 इज इक्वल टू U1, तो हाफ N2 C2 V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो यहां से हाफ V स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 16C1 डिवाइडेड बाई N1। If the potential of a capacitor having capacity 6 microfarad is increased from 10 volt to 20 volt, then increase in energy will be, क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर इंक्रीमेंट आपसे पूछा गया है, वही डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल माइनस U इनिशियल हाफ C2 V2 स्क्वायर, कैपेसिटर तो वही रहेगा ना, C V2 स्क्वायर हाफ C V1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ C की वैल्यू क्या है 6 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, ये है यहाँ पर, और V2 की वैल्यू क्या है 20 और V1 की वैल्यू क्या है 10, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 10 का 100, 3 10 टू द पावर 2, 9 10 टू द पावर माइनस 4, थर्ड ऑप्शन 70। नेक्स्ट देखते हैं, अ 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन अ डिफिब्रिलेटर। फिब्रिलेशन समझते हो ना, तुम लोग तो जानते होगे, तो बायो में ही पढ़ाया जाता है ना, हार्ट में, हार्ट वार्ट नहीं पढ़ाया जाता क्या, खाली खरगोश और चूहा बिल्ली सब में भी हार्ट होता है, नहीं पढ़ाया गया है ये फिब्रिलेशन, मुझे भी नहीं आता। देखो फिब्रिलेशन क्या होता है,
कि जो हार्ट होता है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, उसमें जो चैम्बर्स बने होते हैं 4, ऐसे समझ लो मैथमेटिक्स वाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर रिदम रहता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन का होता है, मतलब एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर एक्सपेंड होता है, तो उसका एक रिदम होता है। तो जब वो रिदम बिगड़ जाता है, मतलब वो अनसिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, और वो काफी फास्ट मसल्स में ये रैपिड वे में होने लगता है, तो उस समय क्या होता है, उसकी बहुत अलग अलग वे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खाली जो है यही एक तरीका होता है, मेडिसिन होती हैं, सब कुछ होता है। तो उसमें एक वे होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे रिदम में लाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक शॉक वाली कंडीशन है, उस पर ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो डिफिब्रिलेटर मतलब उसे जैसे रेगुलर वे में कि इतनी एनर्जी और इतनी एनर्जी इतने सेकंड में उसको देना है, ठीक है। तो ऐसा काम कौन कर सकता है प्रॉपर वे में? कैपेसिटर, मतलब डेफिनेट अमाउंट। जैसे कैपेसिटर जो है, तो उसमें क्या होगा, कैपेसिटर में जो एनर्जी, जैसे आपने इसकी एक कैपेसिटी देख ली, इसके क्रॉस एक वोल्टेज लगा दिया, फिर आप इसको चाहे 2 घंटे के लिए लगा दो, चाहे 10 घंटे के लिए लगा दो। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में अगर ये फुल चार्ज हो गया तो 10 घंटे बाद एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जो एनर्जी स्टोर देखेंगे वो हाफ CV² ही रहेगी। तो अगर V कांस्टेंट हो गया, C कांस्टेंट है, कि अगर 10 वोल्ट लगाया, उसके अकॉर्डिंग C क्या है, तो कितनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी, तो वो यहां से निकाल लेंगे। अब ये चाहे जितनी समय के लिए लगा दो, यहां पर इसमें कुछ घटना बढ़ना नहीं, मतलब एक डेफिनेट अमाउंट एनर्जी का स्टोर करेगा, और उसे हर 1 सेकंड में या 2 सेकंड में या 1 मिली सेकंड में, जैसा भी सिचुएशन है, जैसे सेट किया गया, तो हर एक पर्टिकुलर टाइम में इतनी अमाउंट एनर्जी ट्रांसफर की जा रही। तो एक रेगुलर वे में ये काम किया जाता है, तो उसी से वो सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो उसी पर ये क्वेश्चन है, तो वही टर्म यूज किया गया, बाकी क्वेश्चन में इसका ऐसा कोई यूज है नहीं। क्वेश्चन तो जस्ट पावर का पूछा गया है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T, और वर्क क्या है, स्टोर्ड एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो क्या दिया गया था, 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर in a defibrillator is charged to 3000 volt. The energy stored in the capacitor is sent through the patient during a pulse of duration 2 millisecond. The power delivered to the patient is, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, W/T, W की जगह पर रख देंगे हाफ CV² डिवाइडेड बाई T, और इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ कैपेसिटर कितना है 40 माइक्रोफैरड, 40 इंटू 10⁻⁻6, V² की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। और जो टाइम है नीचे डिवाइड कर देंगे 2 मिलीसेकेंड, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 10, तो यहां पर आएगा 9 इंटू 10⁻, ये जाएगा ऊपर तो 4, 10⁻4 आ जाएगा ना, एंड 90 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या फिर 90 किलो, तो 90 किलो वोल्ट आ जाएगा, दैट मीन्स किलो वोल्ट नहीं किलो वाट, पावर निकाला है ना 90 किलो वाट, तो ये आएगा सेकेंड ऑप्शन। A 3 microfarad capacitor is charged to a potential of 300 volt and 2 microfarad capacitor is charged to 200 volt. The capacitors are then connected in parallel with plates of opposite polarity joined together. What amount of charge will flow when the plates are so connected? ठीक है, देखो अपोजिट पोलरिटीज को कनेक्ट किया गया है अलग अलग इन्हें चार्ज करके। तो हमने आपको एक जगह पर लिखवाया था ना सेम पोलरिटी एंड अपोजिट पोलरिटी, तो इसमें उसने अमाउंट पूछा है चार्ज का कितना फ्लो करेगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 19, जैसे ये देखो आप स्टार्टिंग कंडीशन, जैसे ये मान लिया प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड है और कितना नहीं, हाँ 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 300 वोल्ट, तो 3 माइक्रोफैरड और वोल्टेज कितना 300 वोल्ट। फिर यहाँ पर दूसरे को हम इधर माइनस और इधर प्लस कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर, क्योंकि अपोजिट पोलरिटी कनेक्ट करनी तो इससे सीधे कनेक्ट कर देंगे। तो ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड और कितना है 200 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड एंड 200 वोल्ट। अब उसने कहा अपोजिट पोलरिटीज को आपको कनेक्ट करना है और ये देखना है कि कितना अमाउंट चार्ज का फ्लो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हमें ये देखना है कि जैसे ये हाई वोल्टेज पर है और ये लो वोल्टेज पर है, तो जब हम यहां पर इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें ये पता है कि चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करता है। ठीक है, तो इस पर जो पहले का चार्ज है दैट इज Q1, इनिशियल चार्ज जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसे जैसे हम यहां पर मान लेते हैं C1 और ये हो गया C2। तो अगर हम इनिशियल चार्ज देखें ऑन C1, इनिशियल चार्ज देखो पहले से ही डिसाइड हम लोग कर लेंगे कि वो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है कितना अमाउंट चार्ज का फ्लो कर जाएगा। तो आप याद करो जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला भी तो किया था, एक 12 सेंटीमीटर था और एक 6 सेंटीमीटर, जो वो स्फेयर वाला केस था स्टार्टिंग में, 4th नंबर का क्वेश्चन। तो वही काम यहां करना है। तो हमने उसमें पहले वोल्टेज ही तो चेक किया था कि किधर से किधर फ्लो करेगा, तो उसमें आया था स्मॉलर वाले से बिगर वाले पर फ्लो करेगा। तो हमने इसका पहले का चार्ज निकाला था और फिर पहले का चार्ज उसमें दिया ही गया था और बाद का चार्ज निकाला था और फिर इस वाले चार्ज में से इसको घटा दिया था और हमें पता चल गया था कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। यही काम तो किया था। बिल्कुल सिमिलर वर्क यहां करना है कि हमने ये देखा कि इधर से फ्लो करेगा इधर चार्ज, तो हम पहले उस पर चार्ज निकालने कितना है। तो इनिशियल चार्ज ऑन C1 दैट इज Q1 इज इक्वल टू C1 V1। C1 की वैल्यू क्या है 3 और ये क्या है 300, तो ये आ जाएगा 900 माइक्रोकुलाम, क्योंकि हमने रखा है माइक्रोफेरेड में। ठीक है, माइक्रोकुलाम ये यहां पर आ गया चार्ज इनिशियल वाला। ठीक है, अब हमें देखना है कि फाइनल चार्ज क्या होगा। तो फाइनल चार्ज यहां पर फाइनल वोल्टेज हमें निकालना पड़ा, क्योंकि जैसे ही हमने ऐड किया क्या होगा, हाई वोल्टेज से चार्ज फ्लो करेगा लो वोल्टेज की तरफ, और चार्ज फ्लो करेगा कब तक, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। जब पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। तो हम लोग निकालेंगे यहां पर कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल C1V1 डिफरेंस C2V2 एंड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1V1 और C2V2, तो C1V1 की वैल्यू क्या है 900 माइक्रोकुलाम, और ये रहेगा डिफरेंस, ये कितना रहेगा 400 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 6। ठीक है, सॉरी 5, 3 प्लस 5। ठीक है, ये हो गया यहां पर। तो C1 प्लस C2 चूंकि सब हमने माइक्रो में रखा है इसलिए माइक्रोफेरेड रखने की जरूरत है नहीं, ऊपर माइक्रोकुलाम है नीचे माइक्रोफेरेड है, तो वोल्ट में आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 100 वोल्ट। ठीक, 100 वोल्ट इसका फाइनल पोटेंशियल आ गया। तो अब अगर हम यहां पर चार्ज देखें तो हम देख सकते हैं फाइनल चार्ज ऑन C1 Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V। C1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू दावर, या ऐसे रखें माइक्रो कूलम में निकाला ना, तो 3 इंटू 100 दैट इज 300 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो चार्ज पहले कितना था 900, बाद में कितना हो गया, तो कितना फ्लो कर गया 600। ठीक है, सिक्स हंड्रेड माइक्रो कूलम।
अब जैसे इसमें कई बार कुछ लोगों को होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होता है तब जब वो नीचे वाले को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, C2 को। तो अगर C2 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कंफ्यूजन सिर्फ होता है, काम सब सब हुआ है, जो भी हुआ है वो सब सही हुआ है, लेकिन आप बस कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे। देखो यहाँ पर पहले चार्ज कितना है, C1 V1 करे, C2 V2 करेंगे ना, तो 200, 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 400 माइक्रो कूलाम, ये चार्ज है स्टार्टिंग का, ठीक है। फिर आप सोचेंगे इसको चार्ज मिलेगा, क्योंकि उधर से इधर ट्रांसफर होगा ना, तो इसको चार्ज मिलेगा, तो जब इसको चार्ज मिलेगा तो इसका चार्ज बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन जरा फाइनल चार्ज कैलकुलेट करो, फाइनल चार्ज अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये Q2 है और ये हो जाएगा Q2 डैश, तो फाइनल वोल्टेज कितना है 100, और चार्ज 100 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 100 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 माइक्रोकूलम। तो आपको यहां पर होता है कंफ्यूजन कि यार पहले 400 था और इसको तो चार्ज मिला है, तो जब इसको चार्ज मिला है तो इसके पास कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहां क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहां पर, तो प्रॉब्लम यहां कुछ नहीं है, यहां क्या होगा कि चार्ज इसको कितना, जब इधर से फ्लो किया है 600, तो इसको 600 ही मिला है, लेकिन 600 जो चार्ज मिलेगा, तो चूंकि पैरेलल की कंडीशन में दोनों के बीच कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि पोलैरिटी दोनों की सेम हो जाएंगी, तो जो फाइनल सिचुएशन होगी वो ये बनेगी जाकर, ये प्लस माइनस और ये प्लस और माइनस, ये हो गया C1 और ये हो गया C2, और ये कॉमन पोटेंशियल हो गया कितना 100, ठीक है। ये फाइनल कंडीशन बनेगी। तो फाइनल कंडीशन में अगर आप देखो तो जो प्लेट ये पहले माइनस थी अब वो क्या हो गई प्लस, तो आप जरा इसको देखो कितना चार्ज मिला, इसके पर पहले चार्ज कितना था -400, माइनस का मतलब -400, ठीक, एक प्लेट पर चार्ज, तो -400, और फिर इसको आप चार्ज दे दो कितना प्लस में 600, तो इस प्लेट को जब आप यहां पर चार्ज देंगे कितना 600 इधर से आएगा 600, ठीक है, तो 600 माइक्रोकूलाम प्लस में आया और पहले से कितना था -400 माइक्रोकूलाम, तो कितना हो गया प्लस में 200 माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो गड़बड़ कहां हुआ भाई, जितना चार्ज उसको मिलना था मिला ना, तो उसके वजह से पहले जो चीज माइनस थी उसको जब 600 माइक्रोकूलाम चार्ज मिला तो वो क्या हो गया प्लस में हो गया, ठीक है, प्लस 200 माइक्रोकूलाम, तो इस पर प्लस 200 और इस पर -200 माइक्रोकूलाम, पोलैरिटी ही बदल दी उसने, ठीक है, तो अपने हिसाब से उसने उसको चार्ज कर दिया। तो इसीलिए हमने इससे नहीं बताया था, इसीलिए हमने पहले आपसे कहा था कि अगर इससे कैलकुलेशन करो तो हो जाएगा कंफ्यूजन आपको, तो इसीलिए बेटर यह है कि जिसका वोल्टेज ज्यादा हो, ठीक है, आप उस पर पहले का चार्ज निकालो, बाद का चार्ज निकालो, सबट्रैक्ट करके दिखा दो ट्रांसफर कितना हुआ, ठीक है, और उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो जिसका वोल्टेज ज्यादा है फाइनल पोलैरिटी उसी के हिसाब से होगी, जैसे इसका वोल्टेज ज्यादा था तो इसका पहले भी प्लस था बाद में भी प्लस है, इसका पहले माइनस था बाद में क्या हो गया प्लस हो गया यहां पर, ठीक है। फाइनल चार्ज पूछे, पोलैरिटी यहां से आपको समझ में आएगी कि प्लस हो जाएगी, फाइनल चार्ज इस पर रहेगा इतना ही 200, ठीक है, लेकिन पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहां से अब सर्किट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, और सर्किट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें अपने आप थोड़ा थिंक करना पड़ता है कि हमें क्या पूछा जा रहा है और उसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो वो थिंक क्या करना है, जैसे हम लोग जो प्रोसीजर्स हैं वो जब अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग काम करते हैं, और ये इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में और भी ज्यादा करने हैं।
तो आइडिया लग जाएगा, बट एक बार ध्यान देना है आपको क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ C1 is equal to C, C2 2C, C3 3C और C4 है 4C, then find the ratio of charges on C2 and C3, C2 and C4। ठीक है, चार्ज का रेशियो उसने पूछा है आपसे C2 और C4 पर। अब आपको सोचना है यहां पर कि C1, C2 और C3 कैसे हैं, सीरीज में ना, एक के बाद एक लगा हुआ तो सीरीज में। इसका मतलब जो चार्ज यहां से चलेगा वो दो भागों में बटेगा। यहां पर एक को हमने मान लिया Q डैश और दूसरे को हमने मान लिया Q डबल डैश। ठीक है, तो अब आप सोचो कि जो चार्ज Q डैश इसमें एंटर करेगा वो C1 पर भी तो वही रहेगा Q डैश, तीनों पर सेम रहेगा, इस पर भी Q डैश और इस पर भी Q डैश। तो उसने आपसे कहा है Q2, ये जो है C2 और C4 पर चार्ज का रेशियो पूछा है। तो इसका आंसर अगर हम पूछते C1 और C4 पर चार्ज का रेशियो क्या होगा, तब भी तो वही आंसर देते भाई। C2 पर क्या है Q डैश और डिवाइडेड बाई Q डबल डैश, यही आपको निकालना है। अगर हम पूछते C1 और C4 का रेशियो, यही सेम। अगर हम पूछते C3 और C4 का रेशियो, तब भी सेम। और अगर हम ये पूछते कि ऊपर वाली ब्रांच में चार्ज और नीचे वाली ब्रांच में चार्ज का रेशियो, सेम ही तो आंसर रहता। तो हमें इसका मतलब इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पर फोकस ही नहीं करना, क्योंकि इस ब्रांच में जो भी चार्ज जाएगा वो तीनों के कारण होगा। ठीक है, मतलब तीनों मिलकर जितनी कैपेसिटी बनाएंगे वो चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। तो तीनों पर चार्ज सेम जाना है, इसका मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इस बात पर ध्यान ही नहीं देना है कि हमें C2 और C4 का रेशियो निकालना है कि C1 और C4 का। हमें ध्यान देना है बस हमें इस ब्रांच और इस ब्रांच में जो चार्ज है उसका रेशियो कैलकुलेट करना, यही तो ध्यान देना है बस। तो हम लोग ये चीज तो भूल ही जाएं कि C2 और C4 उसने जो कहा है, हमें बस Q डैश और Q डबल डैश का रेशियो बताना है। तो आप यहां पर जरा देखो, ये जो तीनों हैं, ये तीनों हैं यहां पर सीरीज में। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान लिया C डैश। जब हम लोग देखो ये चीज जो सिंबल फॉर्म में ये बना रहे हैं ये सब में होगा, तो जब हम ऐसे कभी भी डॉटेड करके ऐसे बनाएंगे किसी भी डायग्राम में, तो उसका मतलब होता है कि इसके बाहर जो लिखा गया है वो इतने का इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ C डैश की वैल्यू अगर निकालें तो ये सीरीज में है, तो हम लिखेंगे 1/C डैश इक्वल टू 1/C, 1/2C और 1/3C। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा 6C, ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/C डैश इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 6C। इट इंप्लाइज दैट C डैश इज इक्वल टू 6C डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, ये हो गया। अब आप सोचो यहां पर C डैश और C4 तो पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में है तो हम लोगों ने रेशियो देखा था C डैश as C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल। आप याद करो रेशियो मेथड जो आपको बताया गया था, रेशियो मेथड में आपको बताया गया था कि जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनकी कैपेसिटी के रेशियो में होगा। ठीक है भाई, जो रेशियो मेथड था उसमें हमने क्या बताया था कि ऐसे अगर दो कैपेसिटर्स ऐसे लगे हैं पैरेलल में, तो इसमें जो भी चार्ज जाएगा, ठीक है, तो Q1 is to Q2 क्या हो जाएगा, V1 is to सॉरी C1 is to C2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि V1 V2 तो सेम ही रहेगा ना। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं Q डैश डिवाइडेड बाई Q डबल डैश इज इक्वल टू C डैश डिवाइडेड बाई C4, और Q डबल डैश C4 है ना, तो C4 लिखेंगे यहां पर C डैश 6C डिवाइडेड बाई 11 और C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4C। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 20, ये आंसर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 20, सेकेंड ऑप्शन 20।
तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या ये या इसके बाद वाला जैसे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर भी रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी रहेगा और इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको स्ट्रेटजी पहले दिमाग में सेट करनी होती, स्ट्रेटजी पहले फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट आप कुछ भी सॉल्व करने लगेंगे तो आपको पता नहीं है कि क्या सॉल्व करना है। तो जैसे आपको एक स्ट्रेटजी सेट करनी पड़ेगी कि हमारा प्रोसीजर क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पहले स्ट्रेटजी बनाई कि हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि हमने देखा कि इस यहाँ से जो भी चार्ज चलेगा वो दो भागों में बटेगा। तो जब दो पार्ट में बटेगा तो इधर जाएगा क्यू डैश और इधर मान लिया क्यू डबल डैश। अब इन्हीं का रेशियो निकालना था क्योंकि हमने ये देख लिया कि इन तीनों पे सेम चार्ज रहेगा। तो चाहे वो C2 और C4 के रेशियो में चार्ज के रेशियो को पूछे, चाहे वो जिसका भी पूछता या पूरे चार्ज का रेशियो पूछता, सब आंसर सेम ही था। तो हमें समझ में आ गया कि बस हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब हमने देखा कि अगर इन दोनों का रेशियो, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सीरीज में है, इसकी जगह पर एक कैपेसिटर आ जाएगा और वो कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में होगा। और जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो जो चार्ज का रेशियो होता है वो कैपेसिटी के रेशियो में। अब ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, इसीलिए रेशियो मेथड आपको बताया गया था। तो हमने कहा था इंपॉर्टेंट होता है, तो चीजें याद रहती तो आप थिंक कर पाएंगे, याद नहीं रहेंगी तो आप थिंक ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मतलब इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। आल्सो फाइंड चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, और इस पर आपको चार्ज बताना है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों पे ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब आप जैसे स्ट्रेटजी पहले डेवलप करो अपनी, ठीक है, कि ये तो हमारा मेन वोल्टेज हो गया V, ठीक है, ये यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसको हमने मान लिया C1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया V1 और हमें ये V1 निकालना है। ठीक है, ये V1 एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इस V1 को निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो आप देखो यहां पर कि ये जो दोनों है ये है पैरेलल में। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो हम इसे एक कैपेसिटर लिख सकते हैं C2 और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, पैरेलल में है 9 माइक्रोफैराड। मतलब हमारे माइंड में ये है कि यहाँ दो कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, एक है C1 और दूसरा है C2। C1 की वैल्यू 4.5 और C2 की वैल्यू 9। ये V1 हमें निकालना है। आप फिर से रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको इस पर चार्ज बताना है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया, जैसे मान लो यहाँ पर 12 है और यहाँ 4 है, तो आप कहेंगे यहाँ 8 हो जाएगा, या यहाँ 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये वोल्टेज निकलेगा तो हमें यहाँ भी पता चल जाएगा। और जब हमें V2 पता चल जाएगा तो हम यहाँ का चार्ज आराम से बता देंगे, Q इज इक्वल टू C2 इंटू V2 हो जाएगा। ठीक है, C2 V2 नहीं, मतलब 3, ये वाला 3 रखेंगे क्योंकि इस पर सिर्फ चार्ज निकालना है ना। तो इस पर और इस पर दोनों पर वोल्टेज सेम रहेगा, तो इसका C इंटू V निकाल देंगे, वो चार्ज हो जाएगा। मतलब हमारी स्ट्रेटजी बन गई कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, V1 निकालेंगे, और वो भी रेशियो मेथड से। अब आपके दिमाग में आता है कि अगर रेशियो मेथड नहीं पता है तो क्या हम नहीं सॉल्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तब आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये दोनों पैरेलल में हो गए, फिर ये सीरीज में हो गया। फिर उसके बाद ये टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, क्या होगा, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V से। और देन जब टोटल चार्ज पता चल जाएगा तो चार्ज यहां पर आएगा, वही चार्ज वही आगे जाएगा, तो यहां वो चार्ज आएगा, उस चार्ज से आप निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। वहां से भी सेम वोल्टेज आ जाएगा, लेकिन उसमें स्टेप्स आपको 3 करने पड़ेंगे। लेकिन रेशियो मेथड में एक ही स्टेप में ये काम हो जाएगा कि हम लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाई V, टोटल वोल्टेज। ठीक है, अब सीरीज में अगर आपको याद नहीं है तो उसका एक तरीका है कि अगर आपको याद नहीं तो सीरीज में ऐसे अपने माइंड में ये चीज सेट करो कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो इसका मतलब Q सेम रहता है, Q इज इक्वल टू CV। तो सीरीज में, क्योंकि C1 C2 सीरीज में है ना, तो
तो चार्ज सेम रहेगा, बस जस्ट स्टार्ट करने के लिए। तो यहां पर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब आपको याद आ गया कि क्या लिखेंगे, V1/V 1/C1 डिवाइडेड बाई 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं 1/4.5 डिवाइडेड बाई 4.5 प्लस 1/9। V1 इज इक्वल टू, V इधर ट्रांसफर कर लेंगे 12 इंटू 1/4.5। अब ये आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, मैं तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। 4.5 नीचे रखा और ये दोनों एलसीएम लेंगे तो कुछ करेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। 4.5 इंटू 9 और चला जाएगा ये ऊपर, तो 4.5 इंटू 9। ठीक है, और नीचे दोनों का एडिशन हो जाएगा, मतलब 13.5। तो ये सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 और ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.5 ही तो आ जाएगा। ठीक है, 9 से कटेगा ये, तो ये आ गया। अब यहाँ पे नीचे आ गया 1.5, तो ये पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 8। ठीक है, V1 की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। अब V1 आ गया, तो जैसे आप यहां पर मान लो V2, तो V2 की वैल्यू आप रेशियो मेथड से मत निकालो, निकालोगे तो आ तो जाएगा ही, क्योंकि रेशियो मेथड हमें अप्लाई करने की जरूरत ही क्या है, जब ये हमें पता है V1 की वैल्यू 8 है, ये 12 है, तो जो बचेगा वही तो रहेगा यहाँ। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 8 दैट इज, ऐसे लिख देते हैं एक बार, V माइनस V1, 12 माइनस 8 दैट इज 4 वोल्ट। फिर आपको निकालना क्या है, इस पर चार्ज निकालना। इस चार्ज को कुछ भी ऐसे सिंबल मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, Q0 मान लिया, तो Q0 की वैल्यू निकालनी। तो Q0 क्या हो जाएगा, Q0 इज इक्वल टू C इंटू V के अकॉर्डिंग, C की वैल्यू 3 और V की वैल्यू क्या रखेंगे, इसके क्रॉस क्या है, V मतलब V2 लिख देंगे। ठीक, तो ये क्या जाएगा 4, तो 12 माइक्रो कूलम C इंटू V2। फोर्थ ऑप्शन 21। नोट कर लेना सभी ने। तो क्लियर हो गया ना कि कैसे हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि सर्किट में इस तरह का ये क्वेश्चन जो है कई अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया और दोनों जगह अप्लाई होता है, मतलब यहाँ पर भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी। मेथड सब कहीं सेम रहेगा, बस इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग काम करते हैं तो वहां पर V इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पर Q इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे ही आपको करना है कि जैसे जो भी यहाँ पर सर्किट था उसे हमने यहाँ पर सॉल्व करके माइंड में सेट कर लिया कि वो तो 9 माइक्रोफैराड है और वो क्या है, यहाँ दोनों पैरेलल में थे, सीधे ऐड कर दिया गया। फिर C1 C2 है सीरीज में, तुरंत हमें रेशियो मेथड आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, कि रेशियो मेथड क्या है, दोनों सीरीज का भी और पैरेलल का भी। तो हमने सीरीज में देखा, यहाँ पर रेशियो मेथड क्या था, V1/V 1/C1 1/C1 प्लस C2, सारी वैल्यूज रखकर हमें तुरंत V1 पता चल गया। और जब हम एग्जाम में होंगे तो हमें ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो V1 पता चल गया। अब एक वोल्टेज पता चलने से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, यहां पर आप चार्ज भी निकाल सकते हैं Q इक्वल टू CV से, और यहां पर भी आपने वोल्टेज निकाल लिया और दोनों पर चार्ज निकाल सकते थे। ठीक है, इस पर भी और इस पर चार्ज पूछा जाता तो क्या हो जाता, 6 इंटू V2 हो जाता। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है।